सही है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो y इक्वल टू एल एन एक्स देखेंगे, है कि नहीं। तो हमने y इक्वल टू एल एन एक्स का रफली एनालिसिस किया, फिर 1/e वाली पॉइंट और e वाला पॉइंट इंडिकेट किया, तो 1/e और e के बीच का ही बाउंड एरिया आपको निकालना है। तो 1/e वाली लाइन ये रही, e वाली लाइन ये रही, यानी हमें जो बाउंड एरिया कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस और इसके बीच का, वो ये एरिया है। तो हमने थ्योरी क्या सीखी थी भाई, अब तो ये बात हो गई ना कि y इक्वल टू एफ एक्स का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एरिया चाहिए x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में। याद आया कि नहीं। x इक्वल y इक्वल टू एफ एक्स का x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो वो a से b मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है। अगर एफ एक्स पूरा पूरा पॉजिटिव है तो एरिया प्लस में आ जाता है, अगर एफ एक्स निगेटिव है तो एरिया माइनस में आ जाता है। तो वो चीज हम डिफाइन कर लेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा देंगे। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो सीधा एरिया अगर आप यस सर। काउंट करोगे तो क्या आएगा, 1/e से e, ये अपर लिमिट, अपर और लोअर लिमिट डिसाइड हुई, रीजन पता ही चल गया है, हाँ या ना। और आप क्या करोगे, मॉड ऑफ एल एन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब एक बार जब आप 1/e से कहाँ तक जाओगे, 1 तक, तो मॉड कैसा ओपन होगा, माइनस में। नहीं समझे। और जब आप यही चीज 1 से e तक जाओगे तो यही मॉड कैसा ओपन होगा, प्लस में। और सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर लिख दोगे। क्लियर हुआ कि नहीं। अब एल एन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपने करना सीखा ही है ना, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, इसी में आप लिमिट उठा के रख दीजिए, 1/e से 1 रख दीजिए, और यही इंटीग्रेशन यहाँ कर दो, एक्स एल एन एक्स माइनस 1, इसमें लिमिट उठा के रख दो 1 से e, सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बता दीजिए। क्या ये बात समझ पाए सब लोग। यस सर। क्या आएगा आंसर बताओ। बोलिए आंसर क्या आ रहा है। पहले जब 1 रखेंगे तो शायद आएगा 1, और 1/e रख देंगे, तो 1/e रखो, क्या आ रहा है, 1/e माइनस माइनस, तो शायद प्लस बन जाएगा ना। बोलिए भाई, 2/e हो जाएगा क्या है, देखो देखते जाइए भाई, कोई कंफ्यूजन होता है। ई रखेंगे तो एल एन ई वन, ई माइनस ई हो गया 0, और 1 रखेंगे तो ये 0 माइनस प्लस 1। तो क्या आंसर 2 + 2/e आ रहा है, चेक करो कैलकुलेशन। बोलिए भाई, कैलकुलेशन चेक करिए जल्दी से, सब आंसर बताइए क्या आ रहा है। समझ गया कि नहीं भाई, आंसर में यहाँ माइनस एक और आएगा तो ये माइनस चेंज कर लीजिएगा, आंसर 2 - 2/e आएगा, चेक कर लो सब लोग। क्या ये बात सबको समझ में आ रही। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा तो हमने अभी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने सबसे पहले रीजन डिसाइड किया, जिस रीजन का हमें एरिया निकालना था, कहाँ से स्टार्ट करना है एक्स इक्वल टू ए, कहाँ तक जाना है एक्स इक्वल टू बी। सही है। फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो जब भी हमें एरिया निकालना होगा तो हम तीन ही काम करेंगे। सही है ना, जब भी हमें फाइंड एरिया, बाउंड एरिया करना होगा, फाइंड बाउंडेड एरिया, तो हम तीन ही काम करेंगे। फर्स्ट, डिसाइड रीजन, जिस रीजन का हमें एरिया लेना है, पहला स्टेप। सेकंड, अपर एंड लोअर लिमिट, अपर एंड लोअर लिमिट जहां तक हमें एरिया लेना है। और थर्ड, अपर कर्व एंड लोअर कर्व। बस, हर बार आपको इतना ही काम करना है, जित किसी कोई कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आप बस यही तीन करेंगे। सबसे पहले वो रीजन डिसाइड करेंगे जिस रीजन का एरिया निकालना है, फिर वो रीजन में कहाँ अपर लिमिट कहाँ लोअर लिमिट जा रही वो डिसाइड करो, फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अगर इसमें अपर और लोअर की बात करते तो 0 - एल एन एक्स, तो माइनस एल एन एक्स आ जाता, एल एन एक्स माइनस 0, क्योंकि इस वाले कर्व की अगर इक्वेशन लिखते तो y इक्वल टू 0 ही होती ना, और ये वाला कर्व हमारा y इक्वल टू एल एन एक्स हो जाता। नहीं समझे। बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब यही काम अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं, जैसे अब यही काम हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस के अलॉन्ग आसानी से हो जाता है। जैसे अब ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स सपोज, और हमें इसका एरिया निकालना है y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी के बीच में, और
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेके, तो जो बाउंडेड एरिया हुआ वो ये हो गया, जो एरिया आपको कैलकुलेट करना है वो ये हो गया। तो यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, वही स्ट्रिप लेंगे, वही इंटीग्रेशन बनाएंगे, बस इसमें फर्क क्या होगा, सबसे पहले इस y इक्वल टू एफ एक्स से आप x इक्वल टू जी वाई कन्वर्ट करके निकालेंगे, क्योंकि अब जो हमें इंटीग्रेशन करना होगा वो किसको करना होगा, x को। तो अब जो एरिया का एक्सप्रेशन होगा वो होगा y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी जी ऑफ y इंटू डी वाई। अब इसमें भी वो प्लस कर्व नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी आ सकता है, तो मॉड लगा देंगे, वो मॉड वाला अंडरस्टूड है। क्लियर हुआ कि नहीं। यहीं पे अगर ऐसा कभी सिचुएशन आपको मिल जाए कि वाई एक्सिस के लॉन्ग दो कर्व आने लगे, एक कर्व ये आ जाए और एक ऐसे ही दूसरा कर्व आ जाए, ये कर्व सपोज हो x इक्वस टू जी वाई और ये कर्व हो x इज इक्वस टू एफ वाई, और फिर आपको एरिया निकालना हो y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी के बीच में, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी के बीच में, तो अब जो बाउंड एरिया वाई होगा वही माइनस सेम, जी। वही अपर और लोअर कर्व दो हो गए। अब ये वाला कर्व आपके लिए अपर कर्व हो गया, ये वाला कर्व जी क्या हो गया, लोअर कर्व। तो हर बार आप x निकाल रहे हैं अगर आपको y के अलोंग एरिया इंटीग्रेट करना है, तो अब जो एरिया वाला एक्सप्रेशन है वो आप क्या लिख रहे हो, सेम y इक्वल टू ए से y इक्वल टू वन एफ वाई माइनस जी वाई इंटू डी वाई। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो वही रीजन भी डिसाइड करना पड़ेगा, अगर वही सेम लॉजिक अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चीजें चेंज करेंगे, बट ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये दोनों कर्व x इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो दोनों कर्व है वो किस फॉर्म में है, बोलिए। एक्स इक्वस टू एफ वाई और एक्स इक्वस टू जी वाई में, क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रेशन वाई के लॉन्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई वाले फंक्शन रखेंगे, अपर और लोअर लिमिट आप उसी के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमें बाउंड एरिया इसका निकालना है, हम्म, हमें बाउंड एरिया इस कर्व का निकालना है, x इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई एक्सिस, इसका हमें बाउंड एरिया निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो y एक्सिस ये वाली लाइन हो गई, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो ये कर्व कुछ ऐसा आ रहा होगा, बोलिए भाई, जीरो से कहाँ तक जा रहा होगा, टू के बीच में, हाँ या ना बोलो। और y एक्सिस ये वाली लाइन हो गई, तो बाउंडेड रीजन डिसाइड किया, बाउंडेड रीजन ये आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको। और अब हमें y एक्सिस और इसके बीच का एरिया निकालना है, तो सीधा इंटीग्रेशन किस एक्सिस के लॉन्ग करोगे, y एक्सिस के लॉन्ग, तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू टू के बीच में, ये कर्व क्या हो गया x इक्वल टू जीरो, और ये कर्व क्या हो गया x इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो टू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जीरो इंटू डी वाई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताओ। वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई थ्री, अपर और लोअर लिमिट उठा के रख दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, नहीं आ रही है बताओ। यस सर। 4/3 आंसर आ गया, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर सीधा आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया, बोलिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, दो करवा गए, एक करवा गया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक करवा गया वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, है कि नहीं, एक करवा गया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक करवा गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और एक करवा गया x एक्सिस। तो सबसे पहले तो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये चीज देखेंगे, तो उसके लिए रफली एनालिसिस, अब साइन और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तो आपने बनाना सीखा ही, ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का, ये ग्राफ हो गया कॉस इनवर्स एक्स का। हमें सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग लेना है, तो जीरो से वन के बीच में ही बना लेते हैं, और ये हो गई x एक्सिस, तो जो बाउंडेड एरिया वाला रीजन बना वो ये बन गया, इस रीजन का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, सही है ना। अब दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट निकाल लो, वैसे ये सब चीजें तो इसमें आपको डायरेक्ट दिख रही हैं, है कि नहीं, कहाँ दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स करेंगे, वहां से वन एक्स बाय की वैल्यू रूट कितनी आ जाएगी, 1/√2, तो ये वाला टू। पॉइंट कितना मिल गया, 1/√2। अच्छा अब देखिए, तो जीरो से लेके, तो जब एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जीरो से लेके 1/√2 तक ये वाला कर्व चलेगा,
कि दिस एफ एक्स माइनस जीरो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स चलेगा, आया ना। Yes, sir. Yes, और sir. इसके बाद 1/√2 से 1 तक जाएंगे तो दिस एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स माइनस जीरो हो जाएगा इंटू डी। तो ये एरिया हो गया। अब यार ये कैलकुलेशन करना बहुत टफ कॉल है। अब यही काम अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग सोचते तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है कि नहीं। यही पूरा कैलकुलेशन अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग सोचते तो यही कैलकुलेशन आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, सोचो। अब जो कर्व है वो ऐसे ले लो, तो ये वाला पॉइंट 1/√2 रखते ही कितना आ जाएगा, पाई/4। और ये हो गया y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू पाई/4। अच्छा, पहला कर्व जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, साइन y। और ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ, कॉस y। तो अब ये वाला कर्व क्या हो गया, x इक्वल टू कॉस वाई, ये वाला कर्व क्या हो गया, x इक्वल टू साइन वाई। तो हम y एक्सिस के अलॉन्ग भी तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं ना इसका। तो एरिया हम ये भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू जीरो से लेके पाई/4, अपर कर्व ये है दैट इज कॉस वाई, लोअर कर्व ये है दैट इज साइन वाई, दोनों को माइनस करके इनटू डी वाई कर दें। DY. तो अब Yes, बताओ sir. दोनों में से ये कैलकुलेशन आसान है कि ये कैलकुलेशन। Y ऑब्वियसली वाली. सेकंड वाला कैलकुलेशन आसान है। तो Yes, कई sir. बार क्या होता है कि हमें एरिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिख रहा होता है बट कैलकुलेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग करना ज्यादा आसान होता है। तो जहां पे जो कर्व अपर से लोअर जो कर्व माइनस हो रहा होगा बस वही अपर और लोअर माइनस करके आप एरिया एक्सप्रेशन लिख देंगे, आप सीधा एरिया निकाल दो। अब तो यार ये इंटीग्रेशन तो आप सीधा सॉल्व कर लोगे ना। कॉस वाई का इंटीग्रेशन आ गया साइन वाई और इसका इंटीग्रेशन आ गया कॉस वाई, सीधा लोअर लिमिट रख दो जीरो से पाई/4। पाई/4 रखोगे तो 1/√2, 1/√2, 2/√2, जीरो रखोगे तो कॉस जीरो, यानी √2 माइनस वन आ गया आंसर। क्या किया, रीजन डिसाइड किया जिस रीजन का एरिया निकालना है, पहला पार्ट डन। इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट डिसाइड की, यहाँ पे फंक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, उसके बाद फंक्शन अलग अलग हो जा रहे थे, तो ये अपर कर्व ये लोअर कर्व, अपर लिमिट जीरो से 1/√2 तक, ये अपर कर्व हो गया साइन इनवर्स एक्स, लोअर कर्व जीरो हो गया तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। ये फिर 1/√2 से 1 तक के बीच में आ गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस जीरो। तो ये तो एरिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, बट ये कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ है। अगर यही चीज हम वाई एक्सिस के लॉन्ग देखते तो ज्यादा आसान हो जाता, बट वाई एक्सिस के लॉन्ग देखने में हमें कर्व में एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्स यहाँ से क्या आ गया साइन वाई, यहाँ से क्या आ गया कॉस वाई। अब हमने देखा कॉस वाई माइनस साइन वाई और लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई/4। जीरो से पाई/4 में इसको इंटीग्रेट करिए। अच्छा, क्योंकि दोनों एरिया सेम ही रीजन के हैं तो ऑब्वियसली चाहे एक्स के लॉन्ग करो चाहे वाई के लॉन्ग, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। बट कैलकुलेशन वाई के लॉन्ग करना यहाँ आसान पड़ गया, इसलिए हमने वाई के लॉन्ग कैलकुलेट कर दिया। मेरी बात समझ पाए कि नहीं बताओ, बोलो भाई। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको भी। वाई एक्सिस ये हो गया, एक कर्व हो गया y इक्वल टू x/4, y इक्वल टू 1 + √x, ये वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी, और y इक्वल टू 2/√x। तो 2/√x को अगर हम रफली ड्रॉ करें तो x इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट जा रहा होगा और इनफाइनाइट पे जीरो की तरफ आ रहा होगा, तो 2/√x का रफली ग्राफ ऐसे ही बनेगा। देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत हो तो बोलिए भाई। अच्छा, 1 पे वैल्यू इसकी 1 आ रही होगी, और बाकी 1 + √x की बात करें तो ये ऊपर ही जा रहा होगा, तो पहला तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्हीं दोनों का आएगा। तो यानी कि y इक्वल टू 1 + √x और y इक्वल टू 2/√x कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो 1 + √x को 2/√x के बराबर कर दो, तो √x का होल स्क्वायर प्लस √x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो √x माइनस टू और √x + 2 और √x-1 इक्वल टू जीरो, यानी कि √x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी यहाँ से x इक्वल टू 1 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये दिखा सबको कि नहीं भाई। अच्छा, अब x को y इक्वल टू x/4 की बात करो तो x इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, 1 पे वैल्यू कितनी होगी 1/4 होगी, तो 1 से भी कम होगी, नहीं क्या। तो इसका मतलब ये कर्व नीचे से ही पास कर रहा होगा इसके। समझ गए कि नहीं भाई, ये कैसे डिसाइड किया बताओ। तो y इक्वल टू ये हो गया x/4 और ये हो गया y एक्सिस। ये हमारा बाउंडेड रीजन बन गया जिसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए भाई। हाँ या ना, रीजन डिसाइड हो गया। अब हमें बस ये पॉइंट और डिसाइड करना है अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए। तो ये पॉइंट किन दो कर्व से आ रहा है, y इक्वल टू x/4 एंड y इक्वल टू 2/√x। तो इसका मतलब x/4 को किसके बराबर कर दो 2/√x के, तो इसका मतलब √x का क्यूब इक्वल टू 8 हो गया।
तो इसका मतलब रूट एक्स इक्वल टू 2 हो गया। तो क्या एक्स की वैल्यू 4 हो गई बोलो? ये वाला पॉइंट 4 हो गया। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई? हाँ या ना? तो अब इंटीग्रेशन वाइज अगर आप एरिया निकालना चाहोगे तो इसका मतलब 0 से 1 में ये वाला एफ एक्स, ये वाला जी एक्स होगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि 1 के बाद एफ एक्स और जी एक्स वाली डेफिनेशन चेंज हो जा रही है। तो इसका मतलब 1 प्लस रूट एक्स माइनस एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स, प्लस आगे आओ, जब आप 1 से 4 जाओगे तो क्या करोगे? 2 बाई रूट एक्स में माइनस कर दोगे किसको? एक्स बाई 4 को, और इंटू डी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। इसी को सॉल्व करके आप एरिया निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो, बताइए भाई। अच्छा, यहीं पे इसको आप सॉल्व करके जरा आंसर बताओ मुझे। अब यहीं पे सोचो, अगर आप यही काम वाई एक्सिस के अलोंग करते, मतलब अभी तो आपने ये पूरा इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के अलोंग किया, वाई एक्सिस के अलोंग करोगे तो कैलकुलेट, मतलब ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस होगा, बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन वाई एक्सिस के अलोंग करने में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, 1 और 1। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, x इक्वल टू 1 जब यहाँ रखोगे तो 1 प्लस 1 ये पॉइंट आ जाएगा 2। तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है। अब समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो y एक्सिस के लॉन्ग अगर इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4y। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2/y था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? y इज इक्वल टू 2/√x था, तो इसका मतलब रूट एक्स इज इक्वल टू 2/y आएगा, तो x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 4/y²। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? और ये कर्व क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू y-1 का होल स्क्वायर। अब सारे कर्व आपने निकाल लिए, बोलो। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो एरिया का y एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। पहले दिस कर्व माइनस दिस कर्व लिखोगे तो ये कर्व क्या है? x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पहला होगा 0 से 1 के बीच में 4y-0 इंटू डी वाई, और इसके बाद फिर 1 से 2 के बीच में आओगे तो ये अपर कर्व हो गया, दैट इज 4/y²। ये लोअर कर्व हो गया, दैट इज y-1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन पहले वाले के रेफरेंस में कम है, बट ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन बहुत कम है आपको बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों से आंसर कैलकुलेट करके बताइए। मेरी बात समझ पाए? और वाला मेथड स्ट्राइक हुआ कि नहीं? तो आप यही सेम काम वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। आप यही सेम काम वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ या ना? बोलिए भाई। चलिए आंसर बताइए, दोनों को सॉल्व करके, दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करिए। देखिए दोनों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग समझ में आया? सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि रीजन क्या है, फिर अपर और लोअर बाउंड्री लिमिट डिसाइड कर ली, क्योंकि बीच में एक पॉइंट आ रहा है जहां के बाद कर्व चेंज हो रहा है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और लोअर लिमिट 0 से 1, 1 से 4, सिंप्लीफाई करके एरिया निकाल दिया। बाकी तो फिर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है, जल्दी बोलिए क्या आ रहा है। हाँ भाई, सही है ना? तो आप जब कैलकुलेशन दोनों सॉल्व करेंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, बट ये अगर आपके टच में है तो वेल एंड गुड है कि आप अपना कैलकुलेशन बचा ले गए, बस और कुछ नहीं। बाकी तो ओके है ही। काम उतना इसमें भी करना है, काम उतना इसमें भी करना है, ऐसा कोई अलग नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलावा करने में कुछ अलग का कर देना है। वाई ना, रीजन डिसाइड करना है, अपर और लोअर कर्व डिसाइड करना, उसके बाद सीधा इंटीग्रेशन करते चले जाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ भाई। समझ गए? चलिए अभी कुछ और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा आइडिया और लगेगा कि कैसे अपर और लोअर कर्व डिसाइड करते हैं। हाँ या ना? y इक्वल टू 2x माइनस, मतलब ग्राफ बनाना इतना कंपलसरी होता नहीं है, बट अगर बना लोगे तो थोड़ा आराम हो जाता है। y इक्वल टू 2x माइनस स्क्वायर, y इक्वल टू -3। तो जो बाउंडेड एरिया हो यही होगा, तो बस हमें अब कहाँ से कहाँ अपर और लोअर लिमिट डिसाइड करनी है। कर्व तो हमारे सामने दोनों दिए हुए हैं ना, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये कर्व है, y इक्वल टू -3 ये कर्व है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो शायद x की वैल्यू -1 और 2 आती है, चेक करियो। -1 और -1 और 3, 3 आएगी सर। 3 आती है हाँ।
तो ये वाला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है -1, ये वाला जो पॉइंट आ जाता है वो 3। बाकी तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। -1 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करना, ये अपर कर्व हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लोअर कर्व हो गया y इक्वल टू -3। इसी में इंटू dx कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो भाई? 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसी को सॉल्व कर दो। ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन हो रहा है ना। सॉल्व करके जल्दी बोलो आंसर क्या है, क्विक। कैलकुलेशन इसके तो फास्ट होनी चाहिए आपसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x, अपर और लोअर लिमिट रख दीजिए, -1 और 3। सॉल्व करिए, क्या आ रहा है बताइए। 9 माइनस 9 प्लस 9, तो 9 यहाँ से आएगा, और 4 माइनस 1/3। हम्म हम्म। हाँ भाई, क्या आ रहा है बोलो। 16/3 आ रहा है क्या, देखो। सर 16/3, 9 minus 11/3 is 16/3। हाँ भाई, आंसर क्या 16/3 आ रहा है, बोलो। यस सॉल्व सर। करने का समझ गए भाई, तो सीधा रीजन डिसाइड हुआ और एरिया हमने निकाल दिया। कोई कंफ्यूजन? तो ऑब्वियसली दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर ही रहे होंगे ना, नहीं क्या? तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y स्क्वायर, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं पहले तो वही निकाल लो। 3 माइनस 2y स्क्वायर, इसका मतलब 3y स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ये तो y इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, देखो। +-1 आ रहा है ना। अरे हाँ या ना जवाब दो। नहीं क्या? आ रहा है सर, 1 प्लस माइनस 1 ही है। हाँ, तो यानी कि दोनों कर्व एक दूसरे को y इक्वल टू +-1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक कर्व तो मेरे हिसाब से शायद ये हो गया y, है ना। पहला वाला कर्व यस तो सर। शायद यही हो गया। यस। हम्म, और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू 0, 2/3, √2/3। दूसरा कर्व शायद ये हो गया, ऐसे करके। तो सिमेट्रिक है ही, हमें लग रहा x और y दोनों एक्सिस के लॉन्ग, है ना। तो एक पोर्शन का एरिया आप निकाल लो और उसी का ट्वाइस कर देना, तो दूसरे पोर्शन का बाउंडेड एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, देखिए जरा। हमने देखा y इक्वल टू 1 और -1, ये पॉइंट हो गया -1, ये पॉइंट हो गया 1। यहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस इंटीग्रेशन को किस एक्सिस के अलोंग सर करना, इस एक्सिस वाई को के y वाई। के अलोंग करना आसान होगा। तो मतलब बताने की जरूरत नहीं, दिख ही रहा होगा। तो 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे और उसी का क्या कर देंगे, ट्वाइस। तो टोटल एरिया इसका कितना लिख रहे हो? सर 4 आएगा सर। हम्म टोटल एरिया लिख कितना रहे हो, 2 टाइम्स लिख रहे होगे ना। जी 0 सर। से 1 के बीच में ये वाला कर्व क्या है, x इज 3 इक्वल minus 2 टू y माइनस टू square वाई स्क्वायर, और ये कर्व क्या है, x minus of y square तो 3 माइनस 2y स्क्वायर minus माइनस y वाई square स्क्वायर इंटू डी वाई कर दो। क्या आ रहा है आंसर, 4। 4। समझ गए तरीका कि नहीं? सबसे यस पहले सर। दोनों कर्व सिंप्लीफाई करके सॉल्व किए, रीजन बनाया। अच्छा, इसमें क्या था, सिमेट्रिसिटी थी। सिमेट्रिसिटी थी ना, तो ये था। क्लियर है भाई। तो सर ऑब्वियसली जैसा एरिया ये होगा वही एरिया ये होगा, तो बाउंडेड एरिया एक हाफ का निकाल लो, उसी को ट्वाइस कर दो। आप वैसे -1 से 1 भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन इवन हो जाता तो भी वो 2 टाइम्स लिख देते हैं, इवन वाली प्रॉपर्टी लगा के। तो उससे कोई खास अंतर है नहीं। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ भाई। कोई कहता है सर हम 2 मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, मैं कहता मत करो। मैं कहता भाई मत करो, तुम एरिया क्या लिखोगे, अपर लिमिट, लो -1 से 1, लोअर अपर लिमिट हो गई। ये वाला कर्व क्या हो गया, 3 - 2y स्क्वायर, और ये वाला कर्व क्या हो गया, -y स्क्वायर इंटू डी वाई हुआ। अब प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगाओगे, इवन ऑड वाली, 5। उसके हिसाब से क्या देखोगे कि ये इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 हो गया ना, 3 - 3y स्क्वायर। तो बात तो वही आ गई ना घूम के। क्लियर क्लियर हो गया सर, आ गया। मतलब क्योंकि सिमेट्रिसिटी थी इसलिए हमने ऐसा एरिया देख लिया, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना दोनों ग्राफ। क्लियर है कि नहीं है? चाहे प्रॉपर्टी से लगाओ चाहे ऐसे लगा लो सर, कोई हाँ, बात सेम है। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, चलो बात आ गई। जैसे कोई एक कर्व है f(x, y) = 0, सही है ना। अगर आप ऐसे करते हैं कि x को -x से रिप्लेस कर दिया और फिर से वही कर्व आ गया, तो ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है,
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट किसके अलावा, वाई एक्सिस। दिखा क्या, अगर x को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया और वही सेम कर्व रिपीट कर गया तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। अच्छा, यहीं पे अगर आपने किसको रिप्लेस किया, y को माइनस से रिप्लेस किया और वही कर्व आ गया, बोलो भाई, वही कर्व आ गया तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, बोलो, x एक्सिस के अबाउट। समझ गया कि नहीं, देखो जरा जैसे ध्यान से, यहाँ पर y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, या सबने रिप्लेस, देखो वही सेम कर्व आ गया कि नहीं, आया ना, इसीलिए कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक था, एक्स एक्सिस के अबाउट। इसमें y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, वही कर्व आ गया, यानी ये किसके अबाउट सिमेट्रिक था, एक्स एक्सिस के अलावा। चलो, यहीं पे अगर x और y दोनों को माइनस से रिप्लेस करो और वही कर्व आ जाए तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ये भी आप रफली चेक कर सकते हो किसी भी कर्व को देख के, समझ में आया ना, ये भी आप किसी कर्व को देख के रफली चेक कर सकते हो कि सिमेट्रिसिटी किस एक्सिस के अबाउट है और उसके हिसाब से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आइए जरा, ये देखिए 2005 का क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर। चलो मैं भी साथ में करता हूँ। करो अच्छा, एक मिनट। जैसे कि आपने कहा y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना, तो x माइनस वन मतलब कुछ ऐसा बनेगा ये ना, x प्लस वन का होल स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा ये, दोनों जहाँ से पास करेंगे तो जब x को वन पे से पास करेंगे ना, और 1/4 वाली लाइन शायद ये होगी, तो जो बाउंडेड एरिया बनेगा वो तो ये बनेगा ना, देखो क्या कहते हो भाई, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1/4 और ये पॉइंट हो गया y इक्वल टू 1। तो मेरे हिसाब से y एक्सिस के लॉन्ग इंटीग्रेशन कर दो तो ज्यादा आसानी से नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों कर्व सिमेट्रिक हैं। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई, तो किसी एक हाफ का करके उसी का ट्वाइस कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना जवाब दो। एक्स एक्सिस के अबाउट भी तो सिमेट्रिक है सर। हाँ, बट एक्स एक्सिस के अबाउट आपको ये पॉइंट भी निकालना पड़ जाएगा ना सॉल्व करके, वैसे बहुत टफ नहीं है, आराम से निकल आता है, दिक्कत नहीं है। यस सर, 1/2 सीधा आ गया। हाँ मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो भाई। आप सीधा क्या करोगे, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को किसके बराबर करोगे, 1/4 के, तो एक्स माइनस वन किसके बराबर आएगा बताओ, 1/2, तो एक्स की 1/2 क्या क्या आ जाएगी, 3/2, तो ये पॉइंट सीधा 3/2 प्लस आएगा। माइनस 1/2 आएगा ना। अच्छा, 1/2 आएगा। 3/2 और 1/2 दो पॉइंट यस आएंगे सर, ना, 2 पॉइंट आएंगे। 1/2 भी आएगा और 3/2 भी आएगा, तो इस पॉइंट को पास वाला है तो 1/2 लिखोगे, ये वाला पॉइंट 3/2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -1/2 हो जाएगा। तो चाहो तो आप जी 2 टाइम्स करके 0 से 1/2 में किसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स एक्स माइनस वन माइनस के वन होल का होगा स्क्वायर सर, माइनस वन माइनस। बाई फोर इंटू डी एक्स को, आंसर आ जाएगा, यस है सर। कि नहीं। क्या आ रहा है आंसर बताओ, एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई 3 माइनस एक्स बाई 4, लिमिट रख दो 0 से हाफ और कर दो ट्वाइस, देख लेना भाई आराम से। तो ये बन जाएगा, हाफ रखोगे तो हाफ -1 मतलब 1/8, तो 1/24 -1/8, और 0 रखोगे तो शायद 1/9 भी आ रहा है क्या, नहीं 1/3 माइनस वन माइनस, बाई ट्वेंटी फोर आएगा। और इसका कर देंगे ट्वाइस, -1/24 आएगा ना। क्या आएगा बेटा, -1/24 क्यों प्लस आएगा ना, माइनस आएगा क्या। सर, हम्म, हाफ -1 माइनस हाफ। हम्म, तो सबको जरा ऐड करो, तो ये क्या बनेगा, 1/6, 1/3 -1/6, 1/3 -1/6 का ट्वाइस, तो 2, 1/3 है क्या आंसर, देखो देखो भाई, आंसर 1/3 आ रहा है क्या सबका। यस सर, 1/3 आएगा। समझ गए कि नहीं भाई, ये बताओ। जी सर। यस।
कोई कंफ्यूजन या डाउट हो, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जो सीखने वाली बात है, जो आप किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, वो चीज है। वैसे इस क्वेश्चन में अगर ये काम नहीं करोगे तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, बट एक सीखने वाली बात है, वो ये है कि जैसे सपोज आपको इंटीग्रेशन करना है, आपने ये कर्व बनाया, अब इस कर्व सॉरी इस कर्व की डेफिनेशन आपने क्या लिखी है? इस जैसे आपने ये कर्व बनाया, इस कर्व की डेफिनेशन आपने लिखी y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मान लो आपको x निकालना हो, तो ऑब्वियसली x के टर्म में एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, तो आपके पास दो हाफ है। दिख रहा है कि नहीं आपको? तो अगर आप इस हाफ के हिसाब से चलोगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो रूट वाई प्लस माइनस रूट वाई। तो मेरा ग्राफ गलत हो जाता है इसमें। नहीं नहीं, ग्राफ तो आप आराम से, ग्राफ तो सिमेट्रिसिटी से आप बना सकते हो। देखो जैसे अब मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझो, ये y प्लस माइनस यानी यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी। ये दिख रहा है सबको कि नहीं? बोलो। अब ये वाली जो वैल्यू है वो प्लस में लेंगे, दैट इज रूट वाई प्लस वन, और ये वाली जो वैल्यू है ना, वो माइनस में लेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। कई बार कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम इसी मेथड से सॉल्व करते, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो आपको वही चीज ध्यान में देनी थी। अब देखिए मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, दूसरा वाला कर्व ये होता है कि नहीं? तो इस वाले कर्व के हिसाब से आप कर्व की डेफिनेशन क्या ले रहे थे? एक्स सॉरी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की डेफिनेशन क्या आती है? प्लस माइनस रूट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो x की डेफिनेशन आती है प्लस माइनस रूट वाई माइनस वन। तो ये वाला कर्व आपका क्या हो जाता? ये वाला जो हाफ होता, इसके हिसाब से अगर आप चलते तो ये वाला हाफ जो होता आपका, इसकी डेफिनेशन क्या होती? एक्स इज इक्वल टू प्लस का रूट वाई माइनस का वन, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई माइनस वन। तो अब जब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलते, सही है ना, तो ये वाला एरिया आप लेते और इसी का आप क्या कर देते? ट्वाइस। तो ये पॉइंट वन हो जाता, ये पॉइंट वन बाई फोर हो जाता। तो वन बाई फोर से वन इंटीग्रेट करते, अब आपको ये वाला कर्व लेना होता, और इस वाले कर्व की डेफिनेशन क्या होती? ये होती। तो अब जो डेफिनेशन आप लिखते हो, लिखते वन माइनस रूट वाई माइनस जीरो और इंटू डी वाई, और इसी का ट्वाइस कर देते। तो देखो कैलकुलेशन बहुत ही कम हो गया। दिखा क्या? अरे हाँ या ना जवाब दो। समझ में आया कि नहीं? ये तरीका मतलब आप ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन तो रिड्यूस हो ही जाएगा, नो डाउट। तो ये y माइनस रूट वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो टू बाई थ्री वाई की पावर थ्री बाई टू आ जाएगा। इसी में लिमिट रख दोगे, वन बाई फोर से वन सिंप्लीफाई कर दोगे, सेम आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे? तो इसमें दो चीजें सीखने यस वाली थी कि कर्व को कैसे, दो हाफ वाले कर्व को कैसे एक्स के अलॉन्ग डिसाइड करते हैं। जैसे अब देखो, मान लो एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऊपर वाले हाफ में y की डेफिनेशन आपको लिखनी है, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। नीचे वाले हाफ में ए डेफिनेशन लिखनी है, तो y इक्वल टू माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना? अपर हाफ और लोअर हाफ में दो डेफिनेशन आएंगी ना, अपर हाफ की डेफिनेशन अलग लिखोगे, क्लियर है भाई? और लोअर हाफ अगर कहीं यूज कर रहे होगे तो उसकी डेफिनेशन अलग लिखोगे। तो क्या डेफिनेशन अपर हाफ की होगी, क्या डेफिनेशन लोअर हाफ की होगी, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? यही काम, यस यही काम अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग सपोज कर रहे हो, यही सेम सर्कल हो, सही है, और यही काम वाई एक्सिस के लॉन्ग आप इस सर्किल के साथ कर रहे हो, जो वाई एक्सिस हो, तब यही सेम डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन क्या लिखोगे? एक्स इक्वल टू प्लस में, और ये राइट साइड प्लस में और लेफ्ट साइड माइनस में। ये डेफिनेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगी, और ये वाली डेफिनेशन क्या आएगी? एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप कौन से हाफ का कर्व ले रहे हैं। कई बार इन सब चीजों से आपका कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, तो वो फर्क आपको पता चलना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? क्लियर है? तो वो डेफिनेशन वाइज आपको लिखना आना चाहिए, कब प्लस वाली लेनी है, कब माइनस वाली लेनी है, तो उसके हिसाब से क्या चीज चेंज करनी वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई?
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रफली तो आप तुरंत ड्रॉ कर लोगे, बोलिए भाई। सर इसको वाई एक्सिस के अलाउंग कर दे रहे थे। हाँ वो तो आप डिसाइड करो कहाँ करोगे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो, और उसका मॉड लगा दोगे तो ये कर्व कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखो मॉड लगा देंगे तो ये शायद अपर साइड पूरा चला जाएगा ना, नहीं क्या? इसके बाद ये पॉइंट कितना आ रहा है 2, y इक्वल टू 2 लाइन तो यही हो गई। और ये x इक्वल टू √2 पॉइंट आ रहा है तो y x इज इक्वल टू 1 ये वाला हो गया। तो टोटल एरिया मुझे जो कैलकुलेट करना है वो है x इक्वल टू 1 के राइट साइड में, मतलब ये एरिया चाहिए आपको। देख लो टोटल एरिया जो चाहिए वो ये है। ये एरिया समझ में आया कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना बोलो। दिखा, इतना सब कुछ बना दिया बट एरिया जरा सी चाहिए आपको। दिखा क्या भाई, बोलिए। तो किस एक्सिस के अलाउंग करना आसान पड़ेगा? हम्म तो पहले तो दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर को। बोलो भाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही 1 वाला जो लाइन पास करेगा ना वो इसी पॉइंट से पास कर जाएगा, फिर तो कैलकुलेशन और कम हो गया। ये जो y यस इक्वल टू सर। एक्स स्क्वायर वाला कर्व है ना, सर दोनों में से कहीं से भी कर लेंगे, लगभग लगभग बराबर कैलकुलेशन हाँ पड़ेगी। ये वाला कर्व यही आ गया। तो अब तो ये और यस सर। आसान हो गया ना, ये आपको सॉल्व करना है। तो चाहो तो x से कर लो, चाहो y से कर लो, दोनों में खास एक्स दिक्कत है नहीं। एक्स से सर ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। तो अब सीधा आपको रीजन, एक बार रीजन हमने डिसाइड कर लिया, x इक्वल टू 1 से √2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। ये वाला कर्व क्या है? ये वाला जो कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। बोलो भाई। बट एक सेकेंड, राइट साइड एरिया चाहिए ना, ना ये वाला एरिया नहीं हुआ भाई। गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला एरिया नहीं हुआ ना भाई। ये हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ये कर्व हुआ, और ये हुआ एक्स y इक्वल टू 2। तो जो टोटल एरिया है वो ये ये हुआ। बीच वाला होगा। हाँ ये वाला एरिया हुआ। हाँ भाई जो एरिया हुआ वो ये हुआ, सॉरी। दिखा क्या कौन सा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, बोलो। क्या बाकी लोगों को समझ में आया? नहीं दोबारा समझाऊं? यस सर, आ गया। देखो दोबारा समझाता हूँ फिर से, ग्राफ बना के। सबसे पहले क्या था, y इक्वल तो टू फिर एक्स। से हाँ फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या आया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया, डन हो गया मामला। देख लो सब लोग। इसके बाद y इक्वल टू 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का ग्राफ आ गया, दिखा। तो दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमने निकाल लिया, तो वो पॉइंट हमें मिल गया 1। ये वाला पॉइंट हमें √2 पता ही है। फिर x इक्वल टू 2 वाली लाइन हमने खींची, तो x इक्वल टू 2 वाली लाइन भी √2 पे ही कट कर रही है। x इक्वल टू 2 वाली लाइन भी कहाँ कट कर रही है, इसको √2 पे ही कट कर रही है। ये दिखा क्या भाई सबको? देख लीजिएगा। ये y इक्वल टू 2 वाली लाइन भी कहाँ कट कर रही है, √2 पे ही कट कर रही है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1। अब आओ, ये वाला कर्व हो गया ये, ठीक है। ये वाला कर्व हो गया एक्स y इक्वल टू ट्रू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कर्व हो गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया ये। तो जो बाउंडेड रीजन बना चारों कर्व के बीच का वो ये वाला बना, जिसमें सारे कर्व आ रहे हैं। बाउंडेड रीजन का मतलब जितने कर्व हमें दिए हैं सारे कर्व इसी रीजन में आ रहे हैं। y इक्वल टू 2 भी आ रहा है, मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है कि नहीं? और ये x इज इक्वल टू 1 के राइट साइड एरिया भी आ रहा है। समझ में आया भाई? बोलो। अब आओ, तो हमें ये वाला पॉइंट भी चाहिए होगा, तो इसका मतलब हमें इसको भी सॉल्व फिर करना 2 आ पड़ेगा। जाएगा। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यस सर। पॉइंट वैसे 0 भी आ रहा है बट 2 भी एक पॉइंट आएगा। अब सारे बाउंड्री पॉइंट मिल गए, सारे कर्व हमको पता ही चल गए।
अब इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखोगे, सबसे पहले 1 से √2 जाओगे, से √2 ये से अपर कर्व हो एक्स गया, स्क्वायर ये लोअर माइनस कर्व हो 2 गया, माइनस एक्स स्क्वायर। ये लोअर कर्व हो गया। अच्छा अब इस वाले कर्व में ये वाली डेफिनेशन क्या है, बिना मॉड 2 के माइनस एक्स स्क्वायर। 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी इंटू डी एक्स। क्लियर है सबको? अच्छा फिर आगे बढ़ो, यस सर। √2 से 2 के बीच में अपर कर्व क्या है, 2 y इक्वल टू 2, माइनस एक्स और स्क्वायर माइनस 2। लोअर कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। मॉड ले लिया ना हमने, बोलिए भाई, और इंटू क्या हो गया ये dx। दोनों को उठा के सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से एरिया आ जाएगा। दिखा भाई सबको कि नहीं ये बताओ? समझ में आया कि नहीं? तो जब हम y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं ना, तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ ये बनता है ऐसे करके। दिखा क्या? तो इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है ये होता है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है। दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ? क्योंकि इसमें माइनस कॉमन आ जाता है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के बाद मिरर इमेज आ जाती है, तो पूरा कर्व माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गए कि नहीं भाई? हाँ मतलब सर समझ गए। मॉड एफ एक्स की डेफिनेशन आपने लिखना सीखा है ना, जहाँ एफ एक्स पॉजिटिव है वहां तो उसको एफ एक्स ही लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ एफ एक्स निगेटिव है वहां उसको क्या लिख देते हैं, माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर अगर एफ एक्स का ग्राफ देखते तो निगेटिव था ना, तो उसके ग्राफ को हमने क्या लिख दिया, माइनस एफ एक्स। ये एफ एक्स था, माइनस लगा के लिख दिया। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ यूज की है। क्लियर है? ये वाली डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये वाली डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो बस एरिया इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देना। बताओ क्या आ रहा है एरिया? तरीका समझ में आया ना, कैसे ब्रेक किया? ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये बात समझ में आई सबको कि नहीं, कैसे ब्रेक करके हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं? बोलो, नहीं समझे? ठीक है बताओ आंसर कितना आ रहा है, आंसर निकालो, इंपॉर्टेंट वही है, कैलकुलेशन तो कर बाद, पहले आंसर बताओ। सर, सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व कर रहे हो, 2x स्क्वायर माइनस 2 मतलब कि 2x क्यूब। उसमें क्या है, सबसे पहले हमें रीजन डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 की, या और सेफ साइड चलो तो -1 लेस देन 0 कर लो, इसकी ज्योमेट्री बना लो। तो क्या एक सर्कल दिख रहा है? तो तुरंत हमने एक सर्कल बना लिया। दिखा क्या भाई? बोलो हाँ या ना। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर और लेस वाली बात करनी है। तो सर्किल के अंदर कोई एक पॉइंट पिक कर लो, 0 0 दिख रहा है, जैसे जैसे 0 0 इस पे रखोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं वो सर्किल के अंदर का रीजन है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन 0। ये पॉइंट रखने पे भी आउटपुट क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो यहाँ का कोई भी पॉइंट रखोगे तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 0। तो इसका मतलब सर्किल के इनसाइड का रीजन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? कैसे डिसाइड किया ये रीजन, समझे सब लोग कि नहीं? बताओ कि सर्किल के इनसाइड रीजन है, हाँ या ना? बोलो भाई। अच्छा अब अगला, सर एक बार समझा दीजिए। भाई ये इक्वल टू करके हमने इक्वेशन बनाई, तो इक्वल टू करके इक्वेशन किसकी बनी, सर्कल की। तो इसका मतलब अब सर्किल के अंदर बाहर हमें कोई ना कोई पॉइंट तो पता ही होगा ना। जैसे अगर हमें ये वाला पॉइंट देखना होता तो 2, 0 ले लेते, तो ये सर्किल के बाहर का कोई पॉइंट है। अब अंदर तो ओरिजिन होता ही है। जैसे इस एक्सप्रेशन पे 0 0 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव दे देगा आउटपुट, और हमें चाहिए क्या, लेस देन 0 मतलब निगेटिव आउटपुट। यानी हमें ऐसे एक्स वाई चाहिए जिनके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। अब 0 0 रखने पर अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इस सर्किल के अंदर का कोई भी पॉइंट रखोगे तो आंसर हर बार क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। अगर यही ग्रेटर देन 0 होता तो 0 0 रखते तो निगेटिव आता, और हमें चाहिए क्या था, पॉजिटिव। तो जस्ट जहां 0 0 नहीं है वो रीजन हो जाता, यानी सर्किल के आउटसाइड का रीजन हो जाता। ये समझे? अच्छा इसी हिसाब से जरा इसको डिसाइड करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स को। तो वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1, ये कर लेते हैं, सही ना? और हमें लेस देन वाला रीजन चाहिए, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर लेस देन वाले की बात करते हैं। तो क्या ये पैराबोला है कि नहीं ये बताओ? वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स है,
तो y इक्वल टू 1, कुछ पैराबोला ये ऐसे जा रहा है, देख लो, ये वर्टेक्स इसका 1 होगा, है कि नहीं? अरे सर -1 के साइड। हाँ, ये ऐसे होगा, ओके। ठीक है ना, ये वर्टेक्स 1 होगा। अब सही है, अब आओ, इसमें भी ओरिजिन मिल गया, 0 0 इस एक्सप्रेशन पे रखो, निगेटिव आ रहा और निगेटिव ही चाहिए, यानी कि इस पैराबोला के अंदर का रीजन आ गया, जहाँ 0 0 है वही रीजन आ गया। चेक हुआ कि नहीं भाई? जैसे जैसे एक्सप्रेशन पे 0 रखोगे निगेटिव आउटपुट दे देगा, और हमें निगेटिव ही आउटपुट चाहिए, तुरंत हमें अंदर वाला रीजन मिल गया। तो इस सर्किल के भी अंदर का रीजन है, इस पैराबोला के अंदर का भी रीजन है। अब दोनों रीजन एक साथ एक जगह लेने हैं हमें, समझ में आया कि नहीं भाई? तो दोनों रीजन एक साथ एक जगह ले लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं? क्या क्या किया? सर्किल के अंदर का रीजन है, ये डिसाइड हो गया, बोलो। पैराबोला के भी इनसाइड का रीजन है, ये डिसाइड हो गया। अब पैराबोला ये 1,0 से पास कर रहा है, और जैसे ही आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो वो भी 1 आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा आ गया, ये बोलो भाई। सर्किल के भी इनसाइड का रीजन आ गया, अरे हाँ या ना? और पैराबोला के भी इनसाइड का रीजन आ गया। तो टोटल जो रीजन आंसर में आया, वो टोटल आंसर ये वाला रीजन आ गया एरिया का। देख लो सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे। सही है ना? जो हमें एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए। क्लियर हुआ? ये एरिया कैसे डिसाइड किया हमने, बताओ भाई। सर्किल के यस सर। इनसाइड का रीजन है और पैराबोला के भी इनसाइड का रीजन है, दोनों कर्व इनइक्वलिटी वाइज, दोनों कर्व कैसे डिसाइड किए, पहले इक्वलिटी करके कर्व बना लिया, हाँ या ना? फिर कर्व के अंदर या बाहर में कोई भी एक पॉइंट लेके इस एक्सप्रेशन पे चेक कर लिया, इस एक्सप्रेशन को के साइन को अगर वो सूट कर रहा है तो वही वाला रीजन हो गया जहाँ पॉइंट है, अगर सूट अपोजिट आ रहा है तो जस्ट बाहर वाला रीजन ले लिया, तो या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। जजमेंट समझ में आया कि नहीं? ये सबसे इजी वे है इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में रीजन जज करना। अब एक बार आपने रीजन जज कर लिया फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बट अगर आप इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। यस। बताओ क्या करोगे? अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का तो आधा सर्कल दिख रहा है, उसको अलग कर देंगे। ये आधा सर्कल है, इसका एरिया तो सीधे निकल पाई आएगा। बाई 2। अच्छा, ये भी क्वार्टर सर्कल है, सर। ये वाला क्वार्टर सर्कल है ना, सर। तो इस क्वार्टर सर्कल का भी एरिया निकाल लेंगे, इस पैराबोला का एरिया निकाल लेंगे, और क्वार्टर सर्कल के एरिया में पैराबोला का एरिया माइनस करेंगे, तो बचे हुए पोर्शन का एरिया आ जाएगा। या छोड़ो ना, इस क्वार्टर का एरिया निकाल ले, इसके ट्वाइस को ऐड कर दो। बस सर उसको करो माइनस करना। हाँ सही है। तो अब बताओ, इसका एरिया मान लो A1 है और इसका एरिया मान लेते हैं A2 है, तो टोटल जो एरिया आ गया वो आ गया A1 प्लस A2। सही है, तो A1 एरिया कितना आएगा? पाई हाफ बाई 2 प्लस पाई 4/3। आर स्क्वायर, तो ये तो शायद पाई/2 आ गया। यस सर, प्लस 4/3। और ये वाला एरिया कितना आ जाएगा? A2 4/3 आ रहा 2 है। टाइम्स ऑफ 0 से 1। सही है। और कर्व माइनस वाई हमारा क्या स्क्वायर। था? माइनस वाई स्क्वायर। कर्व क्या था? ये वाला कर्व था ना, तो इसको y एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर दो ना, तो 0 से 1, यस सर, 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटीग्रेट कर दो। यस सर। देख लो भाई, सर 4/3 y आ इक्वल टू 0 से 1 इंटीग्रेट कर दो, तो ये एरिया कितना आ रहा है? 4/3। रहा। यस सर। ये पाई/2 आ रहा, तो टोटल एरिया कितना आ गया? पाई/2 पाई/2 प्लस 4/3। प्लस 4/3। ये आपका आंसर हो गया। ये बात सबको समझ में आई भाई कि रीजन डिसाइड करने में कैसे डिसीजन लिया हमने, बोलो है कि नहीं भाई? इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट 1,0 ले लो, 1,0 रखोगे तो क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा, यानी इस पैराबोला के इनसाइड का रीजन है। क्या रीजन जज हुआ? अब ये एक स्ट्रेट लाइन सर। बनाओ, ये स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो जैसे x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू +1 आएगी, तो ये लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, देख लो आराम से। इसमें ओरिजिन रखो जरा, जैसे रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर का रीजन है। रीजन जल्दी जल्दी कैसे डिसाइड कर रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? पहले इक्वलिटी करके वो कर्व बना ले रहा हूँ, इक्वलिटी लगा के वो कर्व बना ले रहा हूँ, और फिर
रीजन डिसाइड कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। y ग्रेटर देन जीरो मतलब अपर साइड। अब दोनों कर्व एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे तुरंत रफली बना। वैसे तो हम ये सारे कर्व एक ही बार में बनाएंगे, मैं आपको बस रीजन वाइज समझा रहा हूँ कि काम कैसे करना है। हम तो ये सारे कर्व एक ही बार में बनाएंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। ये हुआ, ये पॉइंट आ गया 1। अब ये हो गया y इक्वल टू जीरो, y मतलब जीरो से पॉजिटिव, ये हो गया y इक्वल टू जीरो वाली लाइन। अपर सेक्शन चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आपको चाहिए वो ये। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? बोलो, नहीं समझे तो अब सोचो। सर ये लाइन, बताओ बताओ। सर ये लाइन वाला समझा दीजिए दोबारा। लाइन के लाइन, ऊपर वाला ग्राफ क्यों डिसाइड किया है? ये ओरिजिन था ना, ओरिजिन इस लाइन के एक्सप्रेशन पे रखो, क्या आ रहा है बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो जीरो रखो है, पॉजिटिव है। तो हमें चाहिए क्या सा? पॉजिटिव साइन चाहिए, नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो साइड पॉजिटिव। ओरिजिन है, वही वाला रीजन लेना है। समझ गए? यस। y इक्वल टू 0 रखने पर। समझे कि नहीं? यस सर। कैसे रीजन डिसाइड हुआ ये समझ में आया? और ये एरिया ही चाहिए हमें, बस अब ये एरिया आपको निकालना है। अब ये बताओ, एक्स के अलॉन्ग करना आसान है या वाई के अलॉन्ग? वाई के अलॉन्ग वाई। वाई के अलॉन्ग, वेरी गुड। तो वाई के अलॉन्ग बस कर्व लिख लो। तो ये वाला कर्व है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, और ये वाला कर्व है एक्स इज इक्वल टू कितना? y प्लस 2/2। वाई प्लस 2/2। अब ये पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा लेकिन, है ना? यस तो सर। दोनों को सॉल्व कर लो। वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/2, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 4, नहीं क्या? यस सर। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी ये पॉइंट जो आ रहा है वो √3 प्लस 1 आ रहा है शायद। देखो, देख लो आराम से। √3+1 आया। अब तो सीधा, अच्छा ये वाला तो जीरो है ही, ये वाला पॉइंट कितना है? जीरो। अब तो सीधा इंटीग्रेशन कर दो, जीरो से √3 प्लस 1, हाँ या ना? सर और √5+1 आएगा। सही में क्या? अच्छा हाँ, ये √5 आ रहा है। हाँ सर। ये 4 प्लस 1 5 आ जाता है, तो ये √5 प्लस 1 आएगा। चलो ठीक है सर, अब ठीक है। तो इसको √5 प्लस 1 लिख लो। अब तो सीधा ये वाला कर्व अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो y/2 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, इसी को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो? अरे हाँ या ना बताओ। ये √5 प्लस 1 रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स एक्सेस के अलाउंग करने में ये पॉइंट आसान सा आता क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वही लगभग इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? कैलकुलेशन क्लियर हुआ? नहीं हो रहा है कोई दिक्कत? क्यों, कैसे, क्या रीजन किया, क्या एरिया का एक्सप्रेशन लिखा, यही क्यों लिखा? ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। यस। तो रीजन वाइज देख लीजिए भाई। लोअर एरिया डिसाइड कर लिया पहले अपर और लोअर के हिसाब से, पॉइंट सॉल्व करके निकाल लिए, इसके बाद सीधा इंटीग्रेशन किया, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। रीजन तो तुरंत डिसाइड हो गया यार। ये रहा पैराबोला, और x को जब जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू शायद -4 आ जाएगी, और जब y को जीरो रखेंगे इसकी वैल्यू 2, इसका भी 1 आ रहा है। ऐसा ही है, देखो ये वाला रीजन -2 से चाहिए, 4 तक आएगा। ये वाला चाहिए यार। और y एक्सिस के अलॉन्ग करोगे कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो ये कर्व हो गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, और ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू y प्लस 4/2। तो बस y प्लस 4/2 को किसके बराबर कर दो? वाई स्क्वायर बाई 4 के। तो 2y स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 4 आ गया। देखो जरा, नो 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 नो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 8 आ गया ऐसा। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y माइनस वाई माइनस 4 एंड y माइनस वाई प्लस 2, 0। शायद -2 ये वाला पॉइंट आ रहा है और 4 ये वाला आ रहा है।
तो बस -2 से 4 इंटीग्रेट करना है, बाकी तो फिर इंटीग्रेशन है। y/2 + 2 - y²/4 × dy। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर 9। ना इसको ये बताओ, बोलिए। y = 1 + 8/x² करेंगे, तो 1 + 8/x² का मतलब y = x जब इनफाइनाइट जा रहा होगा तो y = 1 पे चीजें आ रही होंगी ना। कुछ ऐसा आ रहा होगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। ग्राफ के चक्कर में मत पड़ना, सिमेट्रिक ग्राफ है, x को -x से रिप्लेस करोगे तो यानी ग्राफ किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट। Y जैसा एक्सिस। y प्लस पे वैसा ही y माइनस पे। अच्छा, x = 2 मान लो ये लाइन हो गई, और x = 4 मान लो ये लाइन हो गई, तो जो टोटल एरिया वो ये है। अब एक लाइन x = 8 खींचनी है आपको, जिससे ये एरिया इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करो, टोटल एरिया निकाल लो 2 से 4 के बीच में, 8/x² - 2। समझ गए कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना बताओ, बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आती है भाई? तो टोटल एरिया y = 1, क्यों सीधा ही ले लो ना, इंटू dx। तो पहले टोटल एरिया निकाल लो। क्या x मुझे = 0 पे सर ये ग्राफ डिफाइन होगा? क्या सर इन्फिनिटी पे जाएगा ग्राफ। x = 0 पे ये अरे ग्राफ तो सर इन्फिनिटी। अरे ठीक है यार, जाने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। ग्राफ से क्या फर्क पड़ रहा है भाई। 1 + x² का रफली मैंने ग्राफ आपको बना के बता दिया है, कुछ ऐसा बन रहा होगा, खत्म हो गई बात। जीरो वाले पॉइंट को हम क्यों लेंगे बताओ ना, नहीं समझ रहे हो। जीरो वाले पॉइंट पे हम क्यों कंसंट्रेट करें, ये बोलो, बताओ। हमको रफली एनालिसिस ग्राफ का करना था, वो हमने कर लिया। आप समझ गए ना। तो ये तो ग्राफ का टोटल एरिया हो गया। अब x = a के बीच का जो एरिया है, जो a आपको निकालना है, जिसपे एरिया इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो टोटल एरिया a/2 हमें चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 2 से a तक का। देख लो आराम से, क्लियर हुआ भाई। तो ये एरिया डिवाइड कर दो, तो टोटल ए एरिया तो आप निकाल ही लोगे, वो 2 से 4 आ जाएगा। 1 + 8/x² × dx, इसी को 2 टाइम्स ऑफ 2 से a, 1 + 8/x² × dx करके a की वैल्यू निकाल लो। मेरी बात समझे कि नहीं भाई? ये हो गया टोटल एरिया, और ये हो गया टोटल एरिया का हाफ। भाई टोटल एरिया हमने निकाल लिया, ये जो एरिया है अगर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो टोटल एरिया का हाफ एरिया 2 से a के बीच में होना चाहिए। उसी को इंटीग्रेट करके बराबर कर दो। a में एक इक्वेशन आएगी, उसी को सॉल्व करके a निकाल देंगे। क्या बोलते हो भाई, बोलो। सर आ गया है सर। उसी में इक्वेशन आएगी, उसी को सॉल्व करके आप a निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? कर्व सर के समझ गया। कर्व की ज्योमेट्री में मत आओ, वो ऐसे जाएगा कि ऐसे आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यस सर, यस सर। हमें x = 2 से 4 के बीच का टोटल एरिया देखना है, वो हमने देख लिया। फिर y x = a वाली लाइन खींच दी, इसके बाद डिवाइड कर दिया, तो टोटल एरिया निकाल के बचे हुए का एरिया निकाल के हाफ कर दिया। यही इसी इक्वेशन को सॉल्व करके a निकाल लेंगे। निकाल लोगे कि नहीं ये बताओ? चलिए सॉल्व कर लें। यस सर। अब कुछ रिजल्ट है, जैसे r रेडियस का सर्कल हो, इक्वेशन कुछ भी हो, उसका एरिया πr² होता है। इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, x - x1 का होल स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर = r², तो एरिया πr²। इसके बाद x - x1 का होल स्क्वायर बाई a², y - y1 का होल स्क्वायर बाई b² = 1।
इलिप्स का जो एरिया होता है, बाउंडेड एरिया, ये इलिप्स का जो बाउंडेड एरिया होता है वो कितना होता है? ये भी पाई ए बी, जहाँ पर ये लेंथ 2a होती है और ये लेंथ कितनी होती है? सेमी मेजर और भी सेमी माइनर। तो जो इसका बाउंडेड एरिया आता है वो कितना आता है? ये भी पाई ए बी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद अगर एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो और एक पैराबोला वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, 4by ले लो, तो इनका जो बाउंडेड एरिया होता है, इनका जो बाउंडेड एरिया होता है वो होता है 16/3 AB। और ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है, जैसे ये है और ये है, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना यहाँ पर, ये वाला जो एरिया आता है बाउंडेड एरिया, ये एरिया 16/3 AB होता है। इसको याद रखने का तरीका, पहले वाले पैराबोला का लेटर सेक्टम दूसरे वाले पैराबोला का लेटर सेक्टम बाई 3 होता है। दिखा क्या? ये तीसरा रिजल्ट। और ये कई जगह आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्ट करता है, शॉर्टकट के फॉर्म में चेंज कर देता है, तो ये आपको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। दैट इज 16/3 AB। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका लेटर सेक्टम 4a, इसका लेटर सेक्टम 4b और 16/3 ये उसी तरीके से निकाला गया है। ये दोनों पॉइंट निकाले जाते हैं, वहां से एरिया कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद बाई कैलकुलेशन एक रिजल्ट और यूज होता है जो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, अगर आपके दिमाग में है वो रिजल्ट। ये एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है, सही है, और ये वो पॉइंट है जहां पर पूरा इंटरसेक्शन हो रहा है, OABC, ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 3 टाइप के एरिया बन रहे हैं, यहाँ पे 3 एरिया आपको दिख रहे हैं, रेड वाला, ब्लैक वाला और ये ग्रीन वाला। तीनों एरिया सेम होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये जो A1 है, ये जो A2 है और ये जो A है, इन तीनों की वैल्यू सेम होती है। A इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, दैट इज 16/3 AB। अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो ये जो टोटल एरिया होते हैं हमेशा सेम होते हैं, दैट इज 16/3 AB। वो भी बाई कैलकुलेशन ही निकाला गया है। समझ में आया? ये कुछ जनरल रिजल्ट हैं जो आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए कि ऐसा ही होता है। ये कुछ जनरल रिजल्ट हैं जो आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए, ये रिजल्ट ऐसे ही यूज होते हैं। पहला कर्व क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई ए। दूसरा कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई ए। दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया कितना होगा? बोलिए। 1/3 1/a 1/a, 4a इंटू 4a हो गया ना, और ये कितना दिया हुआ है? 1। दिखा? ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 1/3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। खत्म। ये समझे कि नहीं मैंने कैसे किया? तुरंत हमने बाउंडेड एरिया देखा ना दोनों कर्व का, तो यस सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यानी यहाँ पे 4a की वैल्यू 1/a, यहाँ पे 4b की वैल्यू 1/b है, तो 1/3 4a इंटू 4b ये बाउंडेड एरिया होता है पैराबोला के बीच में दोनों का। हाँ या ना? इस एरिया को 1 के बराबर करके a निकाल दिया, 1/√3 सीधा आंसर आ गया। अब ऐसे आप पहले दोनों को सॉल्व करोगे, फिर इक्वेशन बनाओगे, टाइम लगाओगे, उसकी जरूरत ही नहीं। समझ गए कि नहीं कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस हुआ? बोलो। फीलिंग आ रहा है कि ये दोनों कर्व जो है वो पैराबोला है? ये तो फीलिंग आ रहा होगा ना? यस तो सर। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, ये तो पैराबोला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1। तो ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू -4x -4, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4x प्लस 1। सही है ना? तो अगर हम x प्लस 1 को कैपिटल X कह दें और y माइनस 1 को कैपिटल Y कह दें, तो ये कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू Y है और ये कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू -4 कैपिटल X है। तो ये वही पैराबोला वाली फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो भाई।
तो तुरंत बाउंडेड एरिया क्या लिखोगे, बोलिए। 1/3 4A इंटू 4B। आंसर सीधा क्या आ गया, 4/3। नहीं समझे, दोनों पैराबोला के वर्टेक्स सेम हो गए ना, बोलो। दोनों पैराबोला का वर्टेक्स सेम यस था ना, सर। तभी तो एरिया ये 16/3 AB वाला बन रहा था। अब दोनों पैराबोला का वर्टेक्स तो सेम ही आ गया, -1, 1। बताओ भाई। तो बस सीधा पैराबोला की इक्वेशन को हमने ओरिजिन शिफ्ट करके लिख दिया। समझ गए कि नहीं, बताओ। समझ गए ना भाई ये कॉन्सेप्ट, बोलो। हम्म। हाँ तो अब ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि जैसे कर्व आ जाए मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, इसका बाउंडेड एरिया। तो ऑब्वियसली ये जो कर्व बनता है ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कर्व बनता है ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ये और ये। तो इस स्क्वायर की ये वाली जो पॉइंट आता है 1,0, ये पॉइंट आता है 0,1, ये पॉइंट आता है -1,0 और ये पॉइंट आता है 0,-1। तो ऑब्वियसली एक क्वार्टर पोर्शन का एरिया निकाल लो और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो जो इसका बाउंडेड एरिया आता है इस कर्व का, यह रहता है 1 इंटू 1। तो ये जो A1 एरिया आता है वो आ जाता है कितना, 1 इंटू 1/2, 1/2। इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल एरिया कितना आ जाता है 2। सही है। तो अब यहीं पे अगर जैसे मैं क्वेश्चन करूं कि बाउंडेड एरिया, यहीं पे मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि बाउंडेड एरिया बाई कर्व मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू a, या मैं कह दूं मॉड x प्लस मॉड y लेस देन आर इक्वल टू a, तो दोनों का टोटल एरिया कितना आ जाएगा अब अगर ये a की बात आ गई तो जो पॉइंट पहले 1 आ रहा था, अब वो पॉइंट 1 की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जो पहले पॉइंट 1 आ रहा था अब वो 1 की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0, ये क्या हो जाएगा -a,0, ये हो जाएगा 0,a, ये हो जाएगा 0,-a। तो अब जो ये एरिया आएगा टोटल, अब वो ये एरिया कितना निकल के आ जाएगा, a। तो ये वाला जो A1 एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा a²/2। तो जो टोटल एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4a²/2, मतलब 2a²। तो ये टोटल बाउंड एरिया आ गया 2a², इस टाइप के किसी भी कर्व का। तो अब डायरेक्ट आप वही a वाला एरिया लेके 2a² लगा देंगे। अच्छा, इसी में अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो भी कोई फर्क नहीं है, मतलब बाउंडेड एरिया बाई कर्व mod of x minus alpha प्लस mod of y minus बीटा इक्वल टू a, या फिर mod of x minus alpha प्लस mod of y minus बीटा लेस देन a इज, अभी भी आंसर सेम है। एरिया कितना आएगा 2a², कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी एरिया बाउंडेड सेम ही आएगा क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट होगा, बॉक्स तो अभी भी सेम बनेगा। तो टोटल एक क्वार्टर का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी एरिया सेम ही आ जाएगा। तो जैसे ही एक क्वेश्चन आपको कहीं भी लिखी मिले आप सीधा उसका एरिया निकाल के लिख दो, वो एरिया आपको हमेशा सेम मिलेगा 2a²। सही है। अच्छा, इसी कर्व को अगर हम, ये तो स्क्वायर बन रहा था इसलिए, अब इसी में अगर हम ऐसे कहें बाउंडेड एरिया बाई कर्व a mod x प्लस b mod y इक्वल टू c, और a mod x प्लस b mod y लेस देन c, तो ये एरिया जो आता है वो आता है 2c²/ab। सेम लॉजिक है, 2c²/ab। अब जो आएगा वो क्या होगा, ये रोम्बस बन जाएगा। अभी तक ये स्क्वायर बन रहा था, अब ये स्क्वायर से हटके क्या बनेगा, एक रोम्बस बन जाएगा। तो वही सेम, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है ही एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग,
तो एक क्वार्टर पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाली जो लेंथ आएगी वो लेंथ आ जाएगी c बाई ए, ये वाली जो लेंथ आएगी c बाई बी। तो इस क्वार्टर पोर्शन का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2ab। इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया के लिए, तो वही 2c स्क्वायर बाई ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम रिजल्ट लगा दीजिएगा। तो एरिया बाउंडेड बाई दिस कर्व बाई या दिस कर्व सेम एरिया होता है, दैट इज 2c स्क्वायर बाई ए बी। उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आपने लिखना है क्या, 2c स्क्वायर बाई ए बी रिक्वायर्ड एरिया। अब एबीसी का साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा आप आंसर 2c स्क्वायर बाई ए बी लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट दी सी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 y इक्वल टू सी इज 9/4। तो एक कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू 1 y इक्वल टू सी के बीच का एरिया जो है वो 9/4 दिया हुआ है। तो अब हमने स्टार्ट किया ज्योमेट्री वाइज, तो हमने क्या किया भाई, y इक्वल टू एक्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये लाइन हो गई, x इक्वल टू 1 सपोज ये लाइन हो गई। अब y इक्वल टू सी लाइन x इक्वल टू 1 जहाँ पे कट कर रहा है भाई, y इक्वल टू 4/x स्क्वायर और x इक्वल टू 1 देखा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ रही है। तो अब जो c की वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर भी हो सकती है और c की वैल्यू 4 से लेस भी हो सकती है, तो दोनों बातें हैं, तो उसमें टेंशन लेने की हमको कोई जरूरत नहीं है। हमने एक लाइन खींच दी y इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली जो बाउंड एरिया है कर्व का वो ये आ गया, दैट इज x इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू सी के साथ अब कर्व सॉल्व कर लो, y इक्वल टू 4/x स्क्वायर, तो 4/x स्क्वायर इक्वल टू सी, यानी x की वैल्यू आ गई 2/√c। ये वाला जो पॉइंट आ गया वो आ गया 2/√c। तो जो इंटीग्रेशन हुआ एरिया का वो आ गया 1 से लेके 2/√c 4/x स्क्वायर माइनस सी इंटू dx। तो एरिया कितना आया, -4/x माइनस सी एक्स, और लिमिटिंग वैल्यू रख दो 1 से 2/√c, तो -2/√c 2√c और -2/√c तो 2√c। इसके बाद 1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 माइनस सी, तो ये रिजल्ट आ गया ओके 4 माइनस सी 4 प्लस सी और साथ में -4√c, ये रिजल्ट आ गया। सही है ना। अब ये तो एरिया का रिजल्ट आ गया। अब जो एरिया आपको दिया हुआ है वो है मॉड ए की वैल्यू, ये आपको कितना दिया हुआ है 9/4, क्योंकि ये लाइन यहाँ से भी पास कर सकती है, लाइन यहाँ से भी पास कर सकती है, तो ऐसे तो 2c पॉसिबल है ना जिसमें ये बाउंडेड एरिया 9/, और वैसे भी अगर एरिया की वैल्यू 9/4 आ रही है तो आप उसको अपने कैलकुलेशन में प्लस माइनस 9/4 लेके यूज करेंगे। समझ में आया। तो एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला, तो c प्लस 4 माइनस 4√c इज इक्वल टू 9/4 और c प्लस 4 माइनस 4√c इज इक्वल टू -9/4। दोनों को सॉल्व करके c की फाइनल वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आप इसको क्या करेंगे, सीधा एरिया वाला एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, सी भाई यहाँ के बीच का एरिया निकाल लेंगे। अब ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो एरिया आपको 9/4 दिया हुआ है, तो एक बार इसको प्लस 9/4 ले लेंगे, एक माइनस 9/4, एरिया का एक्सप्रेशन लगा के सिंप्लीफाई कर देंगे। तो प्लस 9/4 माइनस 9/4, जब आप -9/4 देखेंगे तो कोई रियल वैल्यू टी की आएगी नहीं, रूट सी को टी मानेंगे ना क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टी मानेंगे, टी की दो वैल्यू आ जाएंगी 1/2 और 7/2, यहीं से आंसर ले लेंगे। टी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि आपने रूट सी को टी माना है, तो अगर यहाँ कोई निगेटिव वैल्यू आती टी की तो उसको निगलेक्ट कर देते और फिर फाइनल आंसर लिख देते। ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। सिंपल बाउंडेड एरिया निकालना था, एरिया की वैल्यू 9/4 दी है, तो बस इसको आपको प्लस माइनस 9/4 में ले लेना था, क्योंकि एरिया प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। वहीं से सॉल्व करके आपको अपना आंसर लिख देना था। इसके बाद आइए नेक्स्ट, एफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको बाउंड एरिया निकालना है y इक्वल टू एफ इनवर्स x का, x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू c एंड x एक्सिस के अबाउट। तो हम ये कह देते हैं कि भाई x इज इक्वल टू
एफ इनवर्स एक्स कैसा भी फंक्शन हो सकता है, मतलब हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, बट वो कैसा भी एक फंक्शन है। तो हमें उसका एरिया सपोज -2 से 6 के बीच में लेना है। ये है y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव हमें नहीं पता, तो जो बाउंडेड एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो वो तो बेसिकली आप मॉड लगा के ही कैलकुलेट कर लोगे। तो आप तुरंत क्या लिखोगे कि हमें जो एरिया चाहिए वो चाहिए x इक्वल टू -2 से 6 मॉड ऑफ एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, यानी यही इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लो। अच्छा, एफ एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, सही है ना। जैसे आप इसका एफ डेस एक्स निकालोगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 पॉजिटिव है, यानी ये फंक्शन 1 1 तो है ही, और ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, हाँ या ना। अब जैसे आप इसमें एफ ऑफ -1 निकालोगे तुरंत ये वैल्यू क्या दे देगा -2। जैसे आप इसमें एफ ऑफ 1 निकालोगे तुरंत ये वैल्यू क्या दे देगा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया एफ ऑफ टी से, तो dx क्या सब्स्टिट्यूट हो गया एफ डैश टी डी टी से। और जो लिमिट हमारी सब्स्टिट्यूट हुई x और t में, जब x 6 है तो t कितना है, जब x 6 है तो t कितना है, जब x की वैल्यू 6 है तो t की वैल्यू 1 है, और जब x की वैल्यू -2 है तो t की वैल्यू -1 है। यानी हमारा इंटीग्रेशन आ गया -1 से 1 मॉड ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एफ डैश टी डी टी। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हमेशा एक्स के बराबर होता है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई टी के, तो -1 से 1 ये वैल्यू आ गई मॉड ऑफ टी। अच्छा, एफ डैश टी अगर आप निकालोगे, एफ ऑफ टी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ टी जो है वो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी आपको मिलेगा टी क्यूब प्लस 3t प्लस 2, तो एफ डैश टी आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 3। तो आप निकाल ही चुके हो ना एफ डैश टी के लिए, भाई एक्स की जगह सीधा टी उठा के रख दोगे तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी टी। अच्छा, ये कैसा फंक्शन है भाई, ये पूरा इवन फंक्शन है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 टी 3 भी बार, और टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, तो ये आ गया 6। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 4/4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख देंगे 0 से 1, तो 6 बार आ ही रहा है 1/4 प्लस 1/2, तो 3/4 ही हो गया, तो 6 इंटू 3/4 आंसर 9/2 आ जाएगा। समझ में आया। तो नॉर्मल हमने वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि एफ इनवर्स एक्स का एक्स इक्वल टू ए से बी के बीच में बाउंडेड एरिया है। अब वो पॉजिटिव भी होगा तो भी हम मॉड लगा के वही सेम चीज एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें पता नहीं है कि ये प्लस में है कि माइनस में है, तो हमने क्या लिया है, मॉड ऑफ एफ एक्स ए से बी के बीच में इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फंक्शन 1 1 और 1 2 है, तो एक एक्स पर एक वाई आएगा, उसी के हिसाब से हमने वैल्यू ऑब्जर्व कर ली। जब एक एक्स पर एक वाई आ ही रहा है कि नहीं, तो वही हमने पॉइंट के हिसाब से y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को देखा, उसी के हिसाब से वैल्यू हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। तो बस, तो एफ इनवर्स ऑफ -2 अगर हम देखते तो वो वैल्यू आपको क्या मिल जाती, -1 मिल जाती, और 6 पर वैल्यू अगर हम देखते तो हमें क्या मिल जाती, 1 मिल जाती। तो बस वही हमने इंटीग्रेशन उठा के कर दिया। समझ में आया कि नहीं भाई। तो बस मॉड ऑफ एफ इनवर्स एक्स का ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को हमने क्या रख दिया एफ टी, तो ये dx की जगह एफ डैश टी डी टी आ गया, दिखा। और एफ इनवर्स ऑफ एफ टी हमें टी पता ही होता है, तो -a से a के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दिया। चूंकि ये इवन फंक्शन था तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो गया, वरना चूंकि ये फंक्शन 1 1 था ही, तो ये कहाँ पे -2 और कहाँ पे 6 अचीव कर रहा है वो हम आराम से निकाल ही लेते, तो उसके हिसाब से हमको ये टी की वैल्यू मिल जाती और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। अब ये एरिया इनक्लोज बाय दिस रीजन, तो ये एक सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -4y प्लस 12 < 0। तो इस सर्किल का सेंटर मिल गया
3,2 और इसकी रेडियस हो गई √9 + 4 - 12 1, यानी ये सर्कल हो गया x-3 का होल स्क्वायर y-1 का होल स्क्वायर -1 < 0। तो इस सर्कल के इनसाइड का रीजन है, नेगेटिव है ना, तो सर्कल के इनसाइड का रीजन है, ठीक है ना। सर्किल का सेंटर हो गया है 3,1, 3,2, 3,2, ठीक है। 1 है रेडियस, तो ये हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 3,3, ये पॉइंट हो गया 3,2, तो 1 रेडियस है, तो ये हो गया आपका 2,2। अच्छा, y=x लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करेगी, ये लाइन हो गई y=x। अच्छा, ये x=5/2 वाली लाइन हुई, तो x=5/2 वाली लाइन बीच में से ही पास करेगी ऐसे, तीनों कर्व के बीच का x=5/2 से पहले का है, मतलब ये वाला पीछे वाला रीजन है, इसके सर्किल के अंदर का रीजन है। और लाइन की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट 1,0 रखोगे इस एक्सप्रेशन पे, तो y - x < 0, तो नेगेटिव, यानी कि लाइन के नीचे का रीजन है। तो यानी जो ओवरऑल रिक्वायर्ड रीजन है एरिया के लिए वो ये है, सही है ना। तो उसका इंटीग्रेशन हमें कहाँ से करना है, x=2 से 3 के बीच में, और ये वाला कर्व आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये वाला कर्व सर्किल के लिए है, और सर्किल की इस डायमीटर के नीचे का पोर्शन आपको पिक करना है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको लेना है, सर्किल की डायमीटर से नीचे की तरफ का पोर्शन हमें लेना है। तो सर्किल की इक्वेशन अगर आप लिखोगे y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - x - 3 का होल स्क्वायर, तो y - 2 की वैल्यू आएगी -√अंडर, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन है ना, 1 - x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या लेंगे, 2 - √अंडर 1 - x - 3 का होल स्क्वायर। ये इस कर्व की इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये वाला कर्व तो आपको दिया ही हुआ है, अगर आप इस कर्व को देखोगे तो ये वाला कर्व क्या दिया हुआ है, y=x, ये वाला कर्व क्या दिया हुआ है, y=x। तो जो रिक्वायर्ड रीजन हमने देखा वो ये हो गया, कर्व y=x, ये वाली लाइन हो गई, दैट इज x=5/2, और ये वाला कर्व हो गया, इस कर्व की इक्वेशन हो गई y=2 - √अंडर 1 - x - 3 का होल स्क्वायर, और इसी के बीच का बाउंड एरिया आपको कैलकुलेट करना है, सही है ना। ये वाला पॉइंट हो गया आपका, तो x=2 से x=5/2 के बीच। तो जो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, 2 से लेके 5/2, y=x - 2 - √अंडर 1 - x - 3 का होल स्क्वायर इनटू dx। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले हमने रीजन डिसाइड किया, रीजन डिसाइड करके एरिया कैलकुलेट करें, क्योंकि ये सर्कल के डायमीटर के नीचे, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल डायमीटर खींचा, उसके नीचे वाली इक्वेशन चाहिए, तो ये वाला इक्वेशन प्लस में ओपन होगा, ये वाला माइनस में ओपन होगा, तो बस माइनस में इक्वेशन ओपन कर लिया रूट लेकर, और y की वैल्यू निकाल ली, बस y की वैल्यू उठा के रख दी। ये वाला कर्व y=x हो गया, ये वाला कर्व y=this 2 - √अंडर 1 - x - 3 का होल स्क्वायर हो गया, और 2 से लेके 5/2 के बीच में पूरा इंटीग्रेशन कर दिया हमने। इसी को सॉल्व करके हम आंसर लिख देंगे, जो भी हमें रिक्वायर्ड आंसर होगा रीजन वाइज। हाँ भाई, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, शायद यही आंसर आता है, π/6 + 1/8 - √3/8, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो बस कुछ सर्टेन रिजल्ट है, जैसे ये मॉड ऑफ इफेक्ट्स वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये कुछ 2c² वाले रिजल्ट, 2a², जैसे ही ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये x और y कोफिशिएंट 1 है तो सीधा इसे 2a² आंसर लिख दीजिए। अगर ये ax by वाली चीज चल रही है तो 2c² लिख दीजिए, वही क्वार्टर वाले पोर्शन का एरिया निकाल के। बाकी दो पैराबोला के बीच का एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज 4a 4b/3, y² = 4x, y = 4by, मतलब दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए ओरिजिन पे। जैसे इस केस में जैसे वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, बट दोनों का वर्टेक्स सेम जगह पहुंच गया ना, -1, 1 पे,
तो सीधा 4A और 4B लेके एरिया लिख दिया। ये अटैक नहीं, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं है। एक बार आप एरिया और निकालेंगे, बाकी तो आप नॉर्मल वेरिएशन करके सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन में भेज रहा हूँ, वो ग्रुप पे वो सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।